जी अस्सलाम वालेकुम भाई। कैफ टू लेक्चर 57 स्टार्ट करें। अच्छा यार, कल न्यूमेरिकल था बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, वो हमने किया था मिस्टर कतील वाला। तो अब आप ऐसा करें यार, निकाल लें पेज नंबर 152। अच्छा यार, ये दो चीज़ें मैंने छुड़वाई हैं आपको फ़िलहाल। ये इंशाल्लाह आप हजरात बनफ़्स नफीस तशरीफ़ लाएंगे ना, तो ये दो चीज़ें फिर हम करेंगे। वो क्या, एक पेज 152 के एंड पे ना पॉइंट 4 है, ये छुड़वाया है मैंने। और एक पिछली क्लास में छुड़वाया था पेज 151 के ऊपर, पेज पता, हाँ ये 150 के ऊपर एक पॉइंट छुड़वाया था। ये लेसी और लेसर की ना बात है, तो इसको इंशाल्लाह देख लेंगे अगली क्लास में। अब आ जाएं जी आप पेज नंबर 153 पे, पॉइंट 5। अच्छा भाई, एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था पिछली से पिछली क्लास में। एक एरोप्लेन है, आपने एरोप्लेन खरीदा और चंद साल बाद आपने उसकी सीट्स बेच दी थी। ये जो कॉन्सेप्ट था, एरोप्लेन खरीदा और उसकी सीट्स बेचती थी, ये था पूरा एसेट आपने खरीदा था, उसका एक पार्ट बेच दिया था। अब हम पता क्या करने लगे हैं, अब हम आने लगे हैं पेज 153 के टॉप पे, और आज हम ये करेंगे कि हम दो एसेट खरीदेंगे किसी भी वक्त, और जब बेचने की बारी आएगी उनको इकट्ठा बेच देंगे। उस दिन क्या पढ़ा था, एक एसेट खरीदा, उसको इस्तेमाल करते रहे, इस्तेमाल करते रहे, इस्तेमाल करते रहे, और उसकी कुर्सियां बेच दी, उसका पार्ट बेच दिया। ठीक है, आज हम कुछ और पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे दो एसेट खरीदे, उनको डेप्रिशिएट करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, और जब बेचने की बारी आई तो उन दोनों को ऐसे इकट्ठा रखा लिफाफे में, और लिफाफे में रख के कहा हाँ भाई कौन मेरी दोनों चीजें इकट्ठी खरीदता है, दोनों चीजों को इकट्ठा बेच दिया। अब कंसिडरेशन जो गिवन होगी वो तो दोनों की इकट्ठी गिवन होगी। अच्छा, इससे पहले यार एक डिस्कशन कर लें थोड़ी सी। आपने अपना प्लॉट सेल कर दिया, ये आप जिस घर में रह रहे थे वो आपने घर सेल कर दिया। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे ये खाली प्लॉट ऑफ लैंड है, ये उस पे घास उगी हुई है, ये प्लॉट आपने बेच दिया। फिर इसके साथ ही घर है जिसमें आप रह रहे थे वो भी आपने बेच दिया। फर्ज करो आप यूरोप जा रहे हो, तो आपने ये प्लॉट भी बेच दिया, आपने अपना घर भी बेच दिया। घर में लैंड और बिल्डिंग तो दोनों चीजें इकट्ठी होती हैं। और आपकी एक दुकान भी थी, और आपकी एक दुकान भी थी। यार दुकान के बारे में ना एक बात जरा गौर से सुनना। दुकान जो है ना, दुकान ये बीच में गली है, परेशान ना होना, बीच में रोड है, आपने अपनी दुकान भी बेच दी। दुकान जो आपने बेची ना यार, इसकी एक लैंड होती है और इसके ऊपर खड़ी होती है इमारत। आज एक बात मैं आपसे पहली दफा करने लगा हूं, लैंड जो होती है, लैंड दुकान की, अगर ये आपने बेच दी, लैंड ऑफ बिजनेस, लैंड ऑफ, चाहे आपकी दुकान बिजनेस की थी, चाहे आपकी फैक्ट्री थी, जो मर्जी था। दो कुछ लोग होते हैं उनकी दुकान होती है, कुछ लोग होते हैं उनकी फैक्ट्री होती है, बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर आप इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहे हैं दुकान में या फैक्ट्री में, और आपने दुकान बेच दी, तो दुकान की जो आपने लैंड बेची, मैं उसकी बात करूं, ये तीनों चीजें कहां गिरेंगी? इन तीनों चीजों का बेचना मोहतरम फॉल करेगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के चैप्टर में। हमने आपको पढ़ा था, सेपरेट रेट्स पढ़े थे, सेपरेट ब्लॉक।
एक सेट ये बन गया, डिस्पोजल में एक सेट ये बन गया, और दूसरा सेट आपने अपने बिजनेस में यूज होने वाली बिल्डिंग बेच दी। उसमें तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर आप बिल्डिंग बेच दो तो कंसिडरेशन माइनस WDV लगाते हो, और अगर कंसिडरेशन कॉस्ट से ज्यादा हो तो WDV के फॉर्मूले को एक्सटेंड कर देते हो और वो सारा करते हो, और अगर ज्यादा ना हो तो नॉर्मल तरीके से कंसिडरेशन माइनस WDV करते हो। तो मोहतरम ये जो है ना, ये बिजनेस यूज वाली बिल्डिंग बेचना, तो मोहतरम बिजनेस यूज वाली बिल्डिंग बेचना जो है वो जाता है इनकम फ्रॉम बिजनेस के चैप्टर में। वो कहां चला जाता है डियर? इनकम फ्रॉम बिजनेस के चैप्टर में। ओके, व्हाट आई एम गोइंग टू से इज यू कैन वॉच इट हियर लाइव। इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये डायग्राम है, इसको मैं सर्कल ले रहा हूं, इसको छोड़ो। मैंने प्लॉट बेचा, प्लॉट का बेचना कहां जाएगा? कैपिटल गेन के चैप्टर में, सेपरेट ब्लॉक। मैंने प्लॉट भी अपना बेच दिया, मैं बाहर के मुल्क जा रहा हूं, कोई मेरा घर था, लैंड बिल्डिंग इकट्ठी होती है उसमें, मैंने अपना घर बेच दिया, घर का बेचना भी कहां जाएगा? कैपिटल गेन, सेपरेट ब्लॉक, वो सेपरेट रेट्स अवेलेबल है। मैंने दुकान बेची, दुकान की लैंड भी बिक गई और बिल्डिंग भी बिक गई। लैंड का बेचना कैपिटल गेन में जाएगा, ये मैं बता रहा हूं आज आपको, लैंड का बेचना कैपिटल गेन में जाएगा। और नई बात बता रहा हूं, ये इसके ऊपर कभी बात नहीं हुई थी, ये वाली बात, लैंड का बेचना कैपिटल गेन में जाएगा, जो बिजनेस में लैंड यूज कर रहे हैं, और लैंड के ऊपर वाली जो बिल्डिंग बेची है उसका बेचना आपका जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस के चैप्टर में। हम जो कंसिडरेशन माइनस WDV करके निकालते हैं, गेन लॉस, तो ये नोट कर लें, कंसिडरेशन माइनस WDV करके, कंसिडरेशन माइनस टैक्स WDV, मे बी गेन मे बी लॉस, और अगर कंसिडरेशन कॉस्ट से बढ़ जाए तो फॉर्मूले को एक्सटेंड कर लेते हैं। अच्छा, एक सेकंड दोबारा देखो, प्लॉट का बेचना कहां जाएगा? येलो से मैंने जो किया है, घर का बेचना, घर की लैंड का बेचना, और ग्रीन से दुकान की बिल्डिंग का बेचना, या फैक्ट्री की बिल्डिंग का बेचना, या दफ्तर का बेचना, बिल्डिंग का बेचना इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगा। येलो से मैंने अलग हाईलाइट की और ग्रीन से अलग हाईलाइट की। चलें जी, आगे मूव करो यार। चलें, अच्छा ये तो मैंने आपको एक, अच्छा अब एक मसला आएगा ना यार, अगर आप दुकान की लैंड एंड बिल्डिंग इकट्ठी बेच दो और अगला बंदा पैसे देके चला जाए इकट्ठे, तो फिर पता नहीं चलेगा ये वाली नीचे वाली लैंड कितने की बेची, ऊपर वाली बिल्डिंग कितने की बेची। ये मसला आएगा एक, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात सुनना, फर्ज करो मैं कहता हूं यार कि मैंने अपना कंप्यूटर और टेबल साथ ही बेच दिया। मैंने अम्मी से कहा अम्मी मैंने लैपटॉप लेना है, वालदा ने कहा ठीक है जी आप लैपटॉप ले लें। आपने कहा क्या करें? बेटा कंप्यूटर भी बेचो, उसकी नीचे वाली टेबल भी बेचो। आप कंप्यूटर और टेबल इकट्ठी लिफाफे में डाल के लेके चले गए, बड़ा वाला लिफाफा, लिफाफे में डाल के लेके चले गए। आप बताएं अगला बंदा जो आपको पैसे देगा कंप्यूटर के अलग देगा या टेबल के अलग देगा, या हो सकता है दोनों के इकट्ठे पैसे दे दे? इकट्ठे भी दे सकते, इकट्ठे पैसे दे देगा तो फिर तोड़ने पड़ेंगे, तोड़ो तोड़ो तोड़ो। चलो जी, पेज 153.5 एग्जाम्पल करते हैं पहले। शाउर इज द सोल प्रोप्राइटर ऑफ शाउर एंटरप्राइज। शाउर साहब सोल प्रोप्राइटर हैं शाउर एंटरप्राइज के। और 31 जनवरी 2020x8, इसको आप 2018 समझ लें, मार्च 2018 में सवाल आया था ना, मार्च 2018 में सवाल आया था, तो 2018 फिर आई कैप इस कॉन्टेक्स्ट में यूज करता है 20x8। अच्छा इसमें ना पता क्या होता है, ऐसे ही बता दूं,
2018 में सवाल आया था ना एक ऐप का ये, तो आप 20x8 को 2018 ही समझेंगे पेपर में। और इससे अगला अगर आई कैप ने लिखना हो 2018 को कैसे लिखेगा जरा बताओ, 2018 को कैसे लिखेगा 20x8, 2019 को 20x9, 2020 को, हाय फंस गए, 2020 को कैसे लिखेगा? आप एक चीज फील कर रहे हो कि पहला दूसरा और चौथा वर्ड उसी तरह, पहला दूसरा और चौथा उसी तरह आ रहा है, पहला दूसरा और चौथा, ये एक्स दरमियान में आ गया, ये एक तरीका है लिखने का, ये एक्स दरमियान में आ गया, पहला दूसरा और चौथा वर्ड उसी तरह आ रहा है, पहला दूसरा चौथा वर्ड लिखवा दो पहले मुझे। मोहतरम आप एक्स नहीं लिख सकते क्योंकि एक नहीं रहा अब ये दो हो गया, अब एक्स की जगह ना नॉर्म ये है कि वाई लिखा जाता है, फिर 20y0, यानी अगली दिहाई शुरू हो गई है, अगली दिहाई, दिहाई समझते हो 10 सालों वाली, अगली दिहाई शुरू हो गई, जैसे 2020, तो यार क्या करें, आप इसमें मसला हो जाएगा ना, अगर इसको आप 20x0 लिख दोगे तो वो शायद 2010 को ही समझ ले, 2010 भी समझ सकता है ना कोई, 2017, 16, 15, 14, तो अगर 20x0 लिख दोगे ना तो ये मसला आएगा। अब आगे चलो 2021, अब पहला दूसरा और तीसरा उसी तरह लिख लो, लेकिन इसको आप वाई रखो क्योंकि अब आपने 2 का नाम वाई रख दिया। अब कब जाके चेंज करना पड़ेगा? 2022 आएगा, 23 आएगा, 24 आएगा, चलते चलते 2030 आ जाएगा। 2030 में क्या करना पड़ेगा बोलो? 2030 में 20z0, 20z0। अब आप कहोगे सर 2040 को कैसे करेंगे? नहीं, वो फिर यहां इसने P से या Q से शुरू किया होगा, वो उसकी मर्जी है, तो इस तरह कभी कभी वो कर सकता है, तो ये जरा आपको पता होना चाहिए, नोट कर लो। 2018 को क्या कहेंगे जी? 20x8, नोट कर लो। 2019 को क्या कहेंगे? 20x9, लेकिन 2020 को 20x0 नहीं कह सकते, 2010 लगेगा। अच्छा, मैंने 1 के लिए क्या यूज किया है? x, 1 के लिए x, फिर मेरा 2 आ गया तो मैंने y, फिर 2 आ गया तो, और फिर 3 आ गया तो z। डन? चलो जी। शाउर इज अ सोल प्रोप्राइटर ऑफ शाउर एंटरप्राइज ऑन 31 जनवरी 20x8। ये कौन सा साल बनेगा? 30 जून 18 वाला साल बनेगा ना मेरे शहजादे। इसका ईयर एंड कब होगा? 30 जून 2018, लेकिन मैं इसको 20x8 ले लूंगा ना, सही है। 30 जून 2018। ऐसी सोल्ड अ फैक्ट्री बिल्डिंग इंक्लूडिंग लैंड फॉर 10 million। It sold a factory building including land for 10 million। बोलो, इसने देखो लैंड और उसके ऊपर खड़ी हुई बिल्डिंग दोनों इकट्ठी बेच दी। बिल्डिंग को गिराना नहीं है, चलो गिर रही है। लैंड और बिल्डिंग इकट्ठी बेच दी। अब ये जो लैंड है, लैंड इसका बेचना कहां जाएगा? लैंड का बेचना, लैंड का सेपरेट रेट्स में लगेंगे इस पे, कैपिटल गेन के चैप्टर वाले। और इसके ऊपर जो खड़ी हुई बिल्डिंग है, इसका बेचना कहां जाएगा? बिल्डिंग का बेचना, बोलो बोलो बोलो। हाँ, बिल्डिंग का बेचना जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस में। लेकिन ये दोनों को इकट्ठे बेचा 10 रुपए का या 10 मिलियन का। क्लियर? तो अब इधर आ जाओ, 2 हेडिंग्स देता हूं मैं। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक। क्लियर? इनकम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक। यहां क्या डालूं मैं? डिस्पोजल ऑफ लैंड, बोलो बोलो बोलो, डिस्पोजल ऑफ लैंड। और
उधर क्या डालूंगा मैं, जरा सोच के बता दो। उधर क्या डालूंगा, जल्दी 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 जल्दी, उधर क्या डालूंगा, बोलो बोलो बोलो। इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस, नॉर्मल टैक्स रिजीम या सेपरेट ब्लॉक, नॉर्मल रिजीम। इधर क्या चीज बेचना डालूं, डिस्पोजल ऑफ बिल्डिंग, बोलो बिल्डिंग। भाई को मैसेज मैसेज करके मार्कर मंगवा सकते हो, है कोई ऐसी टेक्नोलॉजी? नहीं? ओके। अब जी मुझे ये बताएं कि फिलहाल सवाल के अंदर जो है वो सेल प्राइस अवेलेबल है। फिलहाल सवाल में क्या अवेलेबल है, बोले सेल प्राइस अवेलेबल है। तो शाउर इज अ सोल प्रोप्राइटर ऑन 31 जनवरी ही सोल्ड अ फैक्ट्री बिल्डिंग इंक्लूडिंग लैंड फॉर 10 मिलियन। क्लियर? तो कंसिडरेशन आती है या कॉस्ट आती है, पहले किसी को याद हो? कंसिडरेशन। अस्सलाम वालेकुम, ब्लैक मार्कर ले आए 2-3। कंसिडरेशन। अब आप मुझे बताएं कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या मैं 10 लिख सकता हूं? ये तो ब्लंडर है। क्यों ब्लंडर है? शाउर्स ऑन 31 जनवरी एसी सोल्ड अ बिल्डिंग इंक्लूडिंग लैंड। इसकी लैंड भी बेच दी, ऊपर वाली बिल्डिंग भी बेच दी, तो दोनों को इकट्ठा 10 का बेचा ना। तो 10 को मैं इस तरह लिखूं या 10 को इनर कॉलम में ला के दोनों में ब्रेक करके लिखना पड़ेगा? दोनों में ब्रेक करके लिखना पड़ेगा। अब एक कैलकुलेशन का तरीका सा हमने देखा था, वो जरा मैं आपको रिवाइज करवाने लगा हूं। अगर मुझे लैंड और बिल्डिंग इकट्ठी 10 की बिक रही है, अगर मेरे लैंड और बिल्डिंग इकट्ठी 10 की बिक रही है, तो मैं मार्केट में जाके पता चलवाऊंगा। अगर मेरी लैंड खाली बिकती कितने की बिकती, और अगर बिल्डिंग खाली कोई लेता कितने की लेता, पता चल जाती है मार्केट में, डीलर्स वगैरह से पता चला लेते हैं आप। तो मैं मार्केट में जाके पता चलाऊं क्या? अभी तो मैंने दोनों इकट्ठी कितने की बेच दी, लैंड और बिल्डिंग दोनों इकट्ठी कितने की बेच दी, 10 मिलियन की। अगर मैं खाली लैंड बेचूं तो कितने की बिकेगी, ये देख लेते हैं। और अगर मैं खाली बिल्डिंग बेचूं तो कितने की बिकेगी। ये वो पैसे नहीं होंगे जो मुझे आए होंगे, लेकिन ये वो पैसे हैं जो मार्केट में मिल रहे हैं। क्लियर? एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल, जब हम बेचने गए, द फेयर वैल्यू ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग वर 3 and 5, लेकिन शायद इकट्ठी बेचने की वजह से हमें 10 मिलियन मिल गए, ज्यादा पैसे मिल गए हैं। वैसे अगर अलग अलग बेचता मैं तो 3 और 5 मिलते। क्लियर? तो अब मुझे बता दो कि मैं कंसिडरेशन को तोड़ सकता हूं? जी बिल्कुल, उस दिन कॉस्ट को तोड़ा था। बोलो तोड़ो तोड़ो तोड़ो। किसको तोड़ो? किसको तोड़ो? ना ना ना, लैपटॉप आपके सामने है, प्लीज जज्बात में नहीं आना, तोड़ो तोड़ो नहीं। हाँ, किसको तोड़ो? कंसिडरेशन को तोड़ो। क्या मशवरा है आपका? कंसिडरेशन को किस बेस पे तोड़ दें? फेयर वैल्यूज की बेस पे तोड़ दें? गुड, फेयर वैल्यूज की बेस पे तोड़ेंगे। अच्छा, फेयर वैल्यूज किस दिन की अवेलेबल है? एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। और पैसे भी बेच के किस वक्त आए हैं? एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। तो 31 जनवरी 8 को हमें ये बेच के पैसे आ गए हैं। तो आए कितने हैं? 10। लेकिन मार्केट में अगर अलग से लैंड बेचूं तो 3 की बिकती है, अलग से बिल्डिंग बेचूं तो 5 की बिकती है। तो मुझे बता दो, ये तो मेरी कंसिडरेशन वो है जो मेरी जेब में आ गई। क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं डिवाइड कर दूं इसे 8 से, अगर 8 आपको पसंद नहीं आ रहा तो अगर इससे मैं डिवाइड कर दूं लैंड की प्राइस 3 और बिल्डिंग की 5, और मल्टीप्लाई किससे करूं? 3 से या 5 से? जल्दी बताओ। अभी मैंने ऊपर लैंड लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई किससे करूं? 3 से। आप जरा देखो, ऑलमोस्ट वही तरीका बना जो उस दिन सीखा था। उस दिन कॉस्ट को तोड़ा था, आज कंसिडरेशन को तोड़ा है। ये कंसिडरेशन रिसीव्ड है, यस। इसको डिवाइड किया दोनों की फेयर वैल्यू से और मल्टीप्लाई किया बिके हुए एसेट की फेयर वैल्यू से। इधर क्या बिक रहा है? बिल्डिंग बिक रही है। इसको डिवाइड करो दोनों की फेयर वैल्यू से
और यहां से लेके यहां तक कवर कर रहे हो ना, इसको डिवाइड करो दोनों की फेयर वैल्यू से और मल्टीप्लाई कर दो बिल्डिंग की फेयर वैल्यू से। ये कैलकुलेशन आसान है, समझ आ रही है कोई? आसान सी जी। बोलो कि कितना आ गया जवाब? 3.75। और इधर 6.25। ये क्या आ गई? कंसिडरेशन। अच्छा, वैसे पता कैसे चला कंसिडरेशन को तोड़ना पड़ेगा? सोल्ड अ फैक्ट्री बिल्डिंग इंक्लूडिंग, अगर दोनों इकट्ठी बेच दी तो दोनों की फिर अलग अलग प्राइस हमें पता होनी चाहिए ताकि हम तकसीम कर सकें किसकी मद में कितने पैसे आए। अब 10 मिलियन मुझे टोटल आया, उसमें से 3.75 किसकी मद में आया? लैंड बेचने पे, और 6.25 बिल्डिंग बेचने पे। आगे जाने से पहले आप मुझे बता दो कि लैंड डेप्रिशिएट होती है? नहीं। तो लैंड की अब मैं ढूंढूं क्या? सिर्फ कॉस्ट। ये तो फेयर वैल्यू थी जिस दिन बेच रहे हैं उस दिन की। कॉस्ट होती है हिस्टोरिकल कॉस्ट, कितने की खरीदी थी, पता नहीं वो किस साल खरीदी थी कितने की, वो भी देखते हैं सवाल में। और इधर क्या माइनस करना है? WDV, क्योंकि आपको पता है जो बिजनेस की बिल्डिंग फैक्ट्री में यूज हो रही है, फैक्ट्री बिल्डिंग तो डेप्रिशिएट हो गई होगी, तो इसकी WDV माइनस करनी है। चलें जी, किधर है भाई पेन, किधर है? पढ़ें जी अगला। द लैंड एंड बिल्डिंग वर एक्वायर्ड ऑन, बोले यकम जुलाई 20x6। द लैंड एंड बिल्डिंग वर एक्वायर्ड ऑन यकम जुलाई, भाई मैं पेन ढूंढ रहा हूँ इस वक्त। अच्छा ये मिल गया। द लैंड एंड बिल्डिंग वर एक्वायर्ड ऑन यकम जुलाई 20x6। यार याद रखना यकम जुलाई 20x6 बनता है, दोनों इकट्ठी खरीदी थी। यकम जुलाई 20x6 बनता है 30 जून 2007। मुंगी ने मारी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आई एम डैम श्योर। ये बनता है 30 जून 2007। तुम मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी। ओ भाई यकम जुलाई 6 है ना, 30 जून 2017 मार लो, 30 जून 2017 कर लो, वो तो मैं और बात कर रहा हूं ना। तो 30 जून 2017, और ये क्या बन गया 30 जून 2018। क्लियर? तो मुझे तो ये लग रहा है एक साल खरीद के अगले साल बेच दिए, एक साल खरीद के अगले साल बेच दिया। सोने इधर देख, ये कौन सा टैक्स ईयर है? 2017। और ये कौन सा टैक्स ईयर है? 2018। हाँ, तो एक साल खरीदी अगले साल बेच दी। तो डेप्रिशिएट कितने साल अभी हुई होगी? एट अ कॉस्ट ऑफ, देख लेते हैं, एट अ कॉस्ट ऑफ 2 मिलियन। लैंड कितने की खरीदी थी? 2 मिलियन की। और बिल्डिंग, ये शुक्र है दोनों अलग अलग अवेलेबल है। तो मुझे बता दो लैंड की कॉस्ट कहां से माइनस कर दूं, जो पहली वाली वर्किंग कर रहा हूं या दूसरी वाली? बोलो बोलो, लैंड की कॉस्ट कहां माइनस कर दूं, पहली वाली वर्किंग में से, दूसरी वाली वर्किंग में से? पहली वाली वर्किंग में से। तो लैंड की प्राइस बताओ, हिस्टोरिकल कॉस्ट जितने की खरीदी थी 2 मिलियन की। तो लैंड के बेचने पे देख लेते हैं गेन आया या लॉस। सोल्यूशन ही देखना साथ साथ। कितना आया गेन? 1.75। इट इज द गेन ऑन द डिस्पोजल ऑफ लैंड। इधर आ जाओ, आगे चलें। द टैक्स WDV। अच्छा, बिल्डिंग खरीदी कितने की थी? 6 मिलियन की। The tax WDV of the building at the time of disposal was 5.4। जब बेचने जा रहे थे तो बिल्डिंग की WDV की कितनी थी? जब डिस्पोजल के वक्त की WDV दी हो तो निकालने की जरूरत है या बस जो दी हुई है उसी को यूज कर लें? जो दी हुई है उसी को यूज कर लें या निकालने की जरूरत है? जो निकालेंगे क्यों? WDV गिवन है। The WDV at the time of disposal was 5.4। वो तो बाद की बात है ना, लेकिन फिलहाल बताओ WDV एज इट इज गिवन है। तो डेप्रिसिएशन के रेट वगैरह मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि डेप्रिसिएशन के रेट क्या थे, क्या हुआ, क्या सही था, क्या गलत था, बस WDV गिवन है। अब आप मुझे बता दो, ये WDV मेरी गिवन है 5.4 की, तो बिल्डिंग के लिए क्या करूं? कंसिडरेशन माइनस WDV या कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट? माइनस
कॉस्ट नहीं कंसिडर। अभी सादा रूल रखो, मुझे कि अजीब सी बात ना बताओ, 4 एक्सेप्शंस की तरफ ना जाओ प्लीज। अभी सादा रूल रखो। कितने की बेची? दोनों 10 की बेची। 10 में से बिल्डिंग के कितने लिए? 6.25। मुझे सादा रूल बताओ, बिल्डिंग लैंड के केस में कॉस्ट माइनस करते हैं, बिल्डिंग के केस में डब्ल्यूडीबी माइनस करते हैं। तो टैक्स रूल्स के मुताबिक डब्ल्यूडीबी कितनी है? 5.4। तो डब्ल्यूडीबी क्या आ गई? 5.4। असूली तौर पे ये होना चाहिए था, लेकिन आपको पता है बिल्डिंग और एक्सपोर्ट सेल और पार्टली बिजनेस पार्टली प्राइवेट एसेट और 25 लाख से महंगी गाड़ी, ये 4 चीजें ऐसी हैं जिनके लिए जरा डिफरेंट रूल है। वो डिफरेंट रूल मुझे लग रहा है यहां लगाना पड़ेगा बिल्डिंग के बेचने पे। क्यों? अगर बिल्डिंग के केस में कंसिडरेशन कॉस्ट से बढ़ जाए, मोहतरम कॉस्ट है 6, कंसिडरेशन मेरे सामने नहीं है, मैं नीचे से जरा सर्कल लगा देता हूं। 6.25 मैंने निकाल के रखी हुई है। 6.25 यहां मैंने 10 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 5 किया। अच्छा नहीं लग रहा 10 डिवाइड बाय 8 इंटू 5, ये जरा ज्यादा अच्छा लग रहा है। 10 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 3 और 10 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 5। तो बोलो 6.25 लिखो इज ग्रेटर देन 6। आप बता दो बिल्डिंग के सिनेरियो में अगर कंसिडरेशन कॉस्ट से बढ़ जाए तो क्या रूल पड़ा हुआ है? बीवी के फॉर्मूले को क्या कर दें? एक्सटेंड कर दें। अब बीवी का फॉर्मूला क्या है? अभी तो ये बीवी का फॉर्मूला आता है। बीवी का फॉर्मूला क्या है? बोल 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 बोल। कॉस्ट माइनस अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये मैंने बीवी के फॉर्मूले को क्या कर दिया? एक्सटेंड कर दिया। कॉस्ट बोलो 6। अनलकीली अकोमोडेशन नहीं अवेलेबल, तो अकोमोडेशन मैंने आपको कहा था कॉस्ट में से डब्ल्यूडीबी माइनस करके भी निकल सकती है। तो कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट 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 6 में से माइनस कर दें अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन, नहीं डब्ल्यूडीबी। 6 में से जब आप डब्ल्यूडीबी माइनस करेंगे यू विल गेट अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन 0.6। Where the consideration received on the disposal of building exceed the cost, the consideration shall be treated as cost. ये अजीब सा काम हम करते थे जी। $5.65 और इसको माइनस करो, $0.6 ही आना चाहिए। मैंने बताया हुआ इसके बराबर आता है जवाब जी। ये किस हेड में जाएगा? बिजनेस नॉर्मल रेजीम में। और ये किस में जाएगा? कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक में। डन जी। एक छोटी सी चीज रह गई है, ये गेन जरा देख के आते हैं। इस गेन के साथ तो कुछ नहीं करना, 1.75 के साथ। यार ये ना इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी भाई किसकी क्लास है? हाँ वो दूसरी। हाँ जी बोलो। एक मसला आपसे शेयर कर रहा हूं मैं। मसला ये शेयर कर रहा हूं कि एक ना मसला है क्या, जब भी डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है ना तो जरा कैपिटल गेन के चैप्टर में जाके नजर माराया करो। If I come in capital gain chapter, then guys, I will watch this. पेज नंबर 221 है मेरे ख्याल से, देख लेना, पता नहीं मेरे पास कोई और सफा ना हो। पेज 221 नहीं है? पेज 221 नहीं है? बोलो। और यार यहाँ एक और भी लिख देते हैं, बिजनेस में यूज होने वाली लैंड, हाउस सोल्ड, प्लॉट सोल्ड तो मैंने लिखवाया हुआ है। बिजनेस में यूज होने वाली लैंड, चाहे वो फैक्ट्री में यूज हो रही हो, चाहे वो शॉप में यूज हो रही हो। लैंड नहीं, लैंड नहीं, लैंड नहीं, लैंड, हाँ हाँ लैंड, बिजनेस में यूज होने वाली लैंड, क्योंकि बिजनेस में यूज होने वाली बिल्डिंग तो बिजनेस के चैप्टर में जाएगी ना। तो ये एक चीज और आप डाल दें यहाँ पे, हाउस की सेल और प्लॉट की सेल तो मैंने बताई है उधर आपको। अच्छा यार अब जरा आके देखो, आपको पता है टैक्स निकालना, मैं टैक्स नहीं निकाल रहा, सवाल ने टैक्स नहीं मांगा हुआ, सवाल ने गेन मांगा हुआ है। गेन में तो होल्डिंग पीरियड देखना पड़ेगा। तो डेट ऑफ परचेज बताओ लैंड की, यकम जुलाई 6, डेट ऑफ सेल 31 जनवरी 8, ये बनेंगे 1 साल और 7 महीने।
चेक कर लो। यकम जुलाई 6 से गिनो या यकम जुलाई 16 से गिनो, जैसे भी आप गिनना पसंद करो। यकम जुलाई 16 के बाद यकम जुलाई 17, यकम जुलाई 17 के बाद यकम जुलाई 18, लेकिन मैं 2 साल कर दिए, बहुत आगे निकल गया। यकम जुलाई 18, यकम जुलाई 18 से पीछे आना पड़ेगा मुझे 5 महीने। यकम जुलाई से पीछे आना पड़ेगा 5 महीने, 31 जनवरी है ना, तो फिर ये गिन के बेशक देख लेना। कोई बंदा आपको कहे कि कोई बंदा पैदा हुआ था यकम जुलाई 6 को और फोत हो गया 31 जनवरी को, तो आप कहेंगे वो बंदा इस दुनिया में 1 महीने 1 साल 7 महीने रहा। तो 1 साल 7 महीने इज होल्डिंग पीरियड। अब 1 साल 7 महीने इज होल्डिंग पीरियड को क्या करेंगे, 1 साल 7 महीने के होल्डिंग पीरियड को हम करेंगे वेयर द होल्डिंग पीरियड एक्सीड 1 ईयर बट डज नॉट एक्सीड 2 ईयर्स। तो गेन का 3/4 करेंगे। ज्यादा होता तो 1/2 करते और ज्यादा होता तो। फिलहाल मैं गेन को कितना करूंगा जी, 3/4। तो पकड़ें जी गेन को, गेन को क्या करें, इंटू 3/4 इज इक्वल टू 1.3125। उधर ही रखो अभी। सॉल्यूशन में मैंने राउंड करके 1.31 लिखा हुआ है। अच्छा, सवाल की रिक्वायरमेंट, सवाल की रिक्वायरमेंट है जी। कैमरा उधर कर दो, किसने नोट करना है दो। चलो आ जाओ यार, सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ो। कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम अंडर करेक्ट हेड फॉर टैक्स ईयर 2008। तो ये बिजनेस के चैप्टर में जाएगी मोहतरम, नॉर्मल रिजीम में, और ये जाएगी डिस्पोजल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी टैक्सेबल एज सेपरेट ब्लॉक। क्लियर। 1.75 पे एंड पे हमें 3/4 किया। पढ़े, वेयर 2 और मोर एसेट्स, कौन से एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, आर डिस्पोज्ड ऑफ इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन, इकट्ठे बेचे हैं। ये देखो, ये लैंड है मेरा हाथ, ये उसके ऊपर बिल्डिंग है, दोनों इकट्ठे बेच दिए। आर डिस्पोज्ड ऑफ इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन, और कितने रह गया, वेयर 2 और मोर एसेट्स आर डिस्पोज्ड ऑफ इन अ एंड एक्चुअल कंसिडरेशन फॉर ईच एसेट इज नॉट पता ही नहीं चल रहा एक्चुअल कंसिडरेशन कितनी है हर एसेट की। द कंसिडरेशन रिसीव्ड, गाय बताओ द कंसिडरेशन रिसीव्ड कितनी है, 10। द shall be a portion between asset disposed of in proportion to their respective fair values, in proportion to their at the time of sale लिख लो, ट्रांजेक्शन से मुराद at the time of sale, सेल के वक्त जो उनकी फेयर वैल्यूज थी उन पर आपने इनको लेके आना है। क्लियर। सेल के वक्त इनकी फेयर वैल्यूज क्या थी, सेल के वक्त इनकी फेयर वैल्यूज थी ये, बेचा वैसे कितने का, 10। अच्छा, वो जो उस दिन पढ़ा था ना, उस दिन हमने कॉस्ट को तोड़ना था, और कॉस्ट को तोड़ना था डेट ऑफ परचेज की फेयर वैल्यूज पे, और इधर कंसिडरेशन को तोड़ना है डेट ऑफ सेल की फेयर वैल्यूज पे। तो लिखिए जरा 0.5 के साथ, कंसिडरेशन को तोड़ना है डेट ऑफ सेल की फेयर वैल्यूज पर, डेट ऑफ सेल की फेयर वैल्यूज की बेस पर। यहां लिखो, कंसिडरेशन को तोड़ना है डेट ऑफ सेल की फेयर वैल्यूज की बेस पर। और इधर लिखो, ये जो पेज 151 का टॉप है, 152 का टॉप, इधर लिखो कॉस्ट को तोड़ा था, कॉस्ट को तोड़ा था डेट ऑफ परचेज की फेयर वैल्यूज की बेस पर। क्वेश्चन 6, और ये असल में बना था सेक्शन 76 का पॉइंट नंबर 7। डन।
ये सेक्शन है पेज 153 पे, सेक्शन 75A। इसको पढ़ते हैं, ख़त्म करते हैं, फिर ना आप लोगों का मैं इंतज़ार करूँगा इंशाल्लाह। सेक्शन 19 इकट्ठे करेंगे, स्पेकुलेशन बिजनेस, सेक्शन 75A। यार ये कॉन्सेप्ट है, आपने ना 15 जनवरी 21 को अपना घर बेचा है कराची वाला। कितने का बेचा है? फॉर 15। कितने का बेचा है? फॉर 15। तो मुझे ये बता दो, ऑन 15 जनवरी ए सोल्ड अ हाउस फॉर 15 मिलियन, कंसिडरेशन, कॉस्ट और गेन। कंसिडरेशन बता दो कितनी है? 15 मिलियन। डन। ही हैड परचेज दिस हाउस इन जुलाई 2020। जुलाई 2020 में लिया था इसने। यार मुझे तो फील हो रहा है इसी साल लिया था। खुदा के लिए ऐसा ना करना यार, मान जाओ इसी साल लिया था, इसी साल लिया था और इसी साल बेच दिया। जुलाई 20 में लिया था। जुलाई 20 में का मतलब है 1 जुलाई 20 को हमारा साल शुरू हो चुका हुआ है और 30 जून 21 को वो ख़त्म होने, तो इसी साल खरीदा, इसी साल बेच दिया। ये डेट ऑफ परचेज भी 21 के टैक्स ईयर की है और डेट ऑफ सेल भी 21 के टैक्स ईयर की है। और ही परचेज कितने का किया था इसने? 19 मिलियन का, आउट ऑफ विच 6 मिलियन वॉज पेड इन कैश। यार ये एसेट्स को कैश में खरीदना लॉ मेकर डिस्करेज करता है। सर एसेट्स को भी कैश पेमेंट में नहीं खरीद सकते? हाँ हाँ, एसेट्स को भी कैश पेमेंट में नहीं खरीद सकते। कैश ट्रांजैक्शंस लॉ मेकर को इतनी नापसंद है जितनी आपको क्या चीज नापसंद होनी है? अच्छा, कैश पेमेंट्स लॉ मेकर को पसंद नहीं है। अब बोलो, मैंने जिस वक्त जुलाई के अंदर सोच के बताना, होश से बताना, होश के नाखून लेके बताना, ये है मेरा टैक्स ईयर 2021। जब मैंने 1 जुलाई 20 को मेरा साल शुरू हुआ, 30 जून 21 को खत्म हुआ, मुझे बताओ इस दिन जिस दिन मैंने एसेट को बाय किया था, 19 मिलियन मैंने पे किया था, इसमें मेरा आउटफ्लो कितना हुआ था? मैं ये नहीं पूछ रहा कैश में कितना हुआ था और चेक के जरिए कितना हुआ था, मुझे बता दो बस कितना मेरी जेब से आउटफ्लो हुआ था? 19 मिलियन। और जब मैंने घर को बेचा तो मेरी जेब में कितना इनफ्लो हुआ? 15 मिलियन। मेरी जेब में कितना इनफ्लो हुआ? 15 मिलियन। डन। अब बताओ मसला किस में है? 19 मिलियन में मसला है या 15 मिलियन में मसला है? यानी मैंने घर खरीदते हुए कैश में पेमेंट कर दी है या बेचते हुए कोई मसला है? खरीदते हुए मैंने क्या है, बेचते हुए पैसे जैसे भी हैं लॉ मेकर उस पर बहस नहीं करता, इसलिए कोई सवाल नहीं पूछना आपने मेरे से। खरीदते हुए मैंने क्या किया है? 19 मिलियन देना था जिसमें से 6 मिलियन किसमें दे दिया? कैश में। लॉ मेकर को चढ़ेगा गुस्सा और कहेगा मैं ज्यूम करता हूं तेरी कॉस्ट है 13 मिलियन। सर 13 मिलियन कहां से आ गया? भाई होश के नाखून ले लो, ऐसा तो ना पूछना ना अब कि 13 मिलियन कहां से आया। 13 मिलियन कैसे आया? 19 में से 6 मिलियन कैश में पे किया तो बाकी 13 मिलियन चेक में पे किया होगा। तो लिखो 13 मिलियन प्रोबेबली पेड इन चेक। लिखो 13 मिलियन, 13 मिलियन पेड इन चेक। यार गाड़ी की कॉस्ट को कम किया था? अब बोलना यार गाड़ी के कॉस्ट को 25 लाख से कम किया था, 25 लाख तक लाए थे। अगर 30 लाख वाली थी, 40 लाख वाली थी, 70 लाख वाली गाड़ी थी तो उसको 25 लाख पे लाए थे। आज मैं कह रहा हूं बिल्डिंग्स की, एसेट्स की कॉस्ट को भी गिरा दिया करो अगर पेमेंट किस में हो? कैश में हो। तो अगर पेमेंट कैश में हो तो आप इसकी कॉस्ट को गिरा दोगे और 19 मिलियन वाली चीज को किस पे कर दोगे? 13 मिलियन पे ले आओगे। अब बताओ कंसिडरेशन कितनी है? 15। और जरा नीचे डायग्राम में देख के बताओ, कॉस्ट मेरी वैसे तो कुछ और है, लेकिन मैंने जैसे गाड़ी में 30 लाख वाली को 25 लाख हमने कर दिया था, तो कॉस्ट को यहाँ 19 मिलियन को गिरा के किस पे कर दिया? 13 मिलियन। तो गेन कितना आ गया ज़मानी बताओ? 15 मिलियन माइनस 13 मिलियन, 2 मिलियन। तो 2 मिलियन इज माई गेन। और हम पता है क्या समझे थे? हम लॉस समझे थे। हम समझे थे 15 मिलियन की बेची है, 19 मिलियन की खरीदी थी, तो शायद 4 मिलियन का लॉस होगा। लॉस नहीं हुआ, उल्टा हमें क्या हो गया? गेन हो गया। तो बोलो कितनी परचेज को डेड किया आपने? एसेट की कितनी परचेज को डेड किया जो आपने कैश में पे किया? फर्दर मिस्टर ए विल ऑल्सो हैव टू पे पेनल्टी ऑफ
3 लाख। यार आपने ना 3 लाख की पेनल्टी भी हुकूमत को पे करनी है। सर ये कहाँ से आ गया? यार कितना कैश पे किया? 6 मिलियन पे 5% है। ये 5% वैसे पेनल्टीज का रेट आपके सिलेबस में होना नहीं चाहिए था, मैं प्रिंसिपली डिसएग्री करता हूँ। पेनल्टीज के रेट आप कहाँ याद करेंगे? चलें, एक पेनल्टी पूरे लॉ में ऐसी है जिसका रेट आपके सिलेबस में दिया हुआ है। पेनल्टी कितने % आपको पे करनी पड़ेगी? 5% जुर्माना। किस प्राइस पे? जो कैश में पे की। तो आपको एक तो उधर से भी डज लगी, आपका गेन जो है वो हैवी हो गया, और दूसरा आपको एक जुर्माना हुकूमत को 3 लाख रुपए का पे करना पड़ेगा। ओके। If immovable property having fair value, if immovable property having fair value, ये घर था ना, इसलिए मैंने इसको डेप्रिशिएट वगैरह नहीं किया था, ये डिस्कशन नहीं की थी मैंने। बिजनेस की बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करते हैं ना, घर को तो नहीं करते। इफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू ना कई दफा एफबीआर निकाल देते हैं, कई दफा उस इलाके का डिप्टी कमिश्नर निकाल देता है। अक्सर जगहों पे आजकल एफबीआर ने बताई हुई है, लेकिन किसी जगह एफबीआर ना बताए तो उस इलाके का डिप्टी कमिश्नर बता देता है। इफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग अ फेयर वैल्यू ग्रेटर देन 5 मिलियन, जिस इमूवेबल प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन 5 मिलियन, is purchased in cash, then it will have the following tax implications। ये 5 मिलियन कहां से आ गया सर? बैठे बैठे ये 5 मिलियन कहां से आ गया? यार ये पता क्या चाह रहा है वो कहना कि ना ये 19 इज ग्रेटर देन 5। इज ग्रेटर देन 5, जिसकी परचेज प्राइस इज ग्रेटर देन, क्या लिखा हुआ है पढ़ो, इफ द फेयर वैल्यू, खरीदते हुए फेयर वैल्यू होगी ना, इफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग फेयर वैल्यू ग्रेटर देन 5 इज परचेज्ड इन, हमारी फेयर वैल्यू तो ग्रेटर देन 5 थी, हमारी फेयर वैल्यू तो 19 मिलियन पे पहुंची हुई थी। खरीदते हुए की बात कर रहा हूं मैं, फेयर वैल्यू। तो खरीदते हुए अगर आपकी फेयर वैल्यू 19 मिलियन से ज्यादा है और आपने वो पेमेंट कैश में कर दी है तो ये जुर्म है। अच्छा, लेकिन अगर ऐसे होता, खरीदते हुए मेरी प्रॉपर्टी होती 4 मिलियन की, और मैं इसको बेचता 6 मिलियन की, और इसमें मैं कैश पे करता 3 मिलियन, तो बताओ ऐसी सूरत में गेन कैसे आता? ऐसी सूरत में गेन कैसे आता? 6 माइनस 4 2। क्यों 3 मिलियन वालों को मैंने क्यों इग्नोर किया? ये सिर्फ महंगी प्रॉपर्टीज के लिए रूल है, जो 5 मिलियन से महंगी हैं। 5 मिलियन से महंगी का मतलब 8 मिलियन भी है, 10 मिलियन भी है, बल्कि हमारी एग्जांपल की बात करें तो 19 मिलियन। तो अगर आप 5 मिलियन से महंगी प्रॉपर्टी खरीदें और कैश में पेमेंट करें तो ये सेक्शन लगना है, वरना ये सेक्शन, इधर मैंने क्यों नहीं ये सेक्शन लगाया? प्रॉपर्टी की प्राइस ही 5 मिलियन से कम है। प्राइस वो वाली देखनी है, कैश वाली नहीं, टोटल प्राइस देखनी है परचेज के टाइम की। ओके, सच अमाउंट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज कॉस्ट, ये कॉस्ट नहीं होगी। सही है, कॉस्ट को हमने काट दिया, 19 से गिरा के किस पे ले आए थे? 13 पे। एंड सच पर्सन शैल पे अ पेनल्टी ऑफ 5% ऑफ द फेयर वैल्यू पेड इन कैश। जितनी फेयर वैल्यू आपने कैश में पे की उसके ऊपर आप कितने % टैक्स लगा दोगे, पेनल्टी लगा दोगे? बोलो 5%। अगले सफे पे आओ। यार ये ना, इसका ऊपर से कोई ताल्लुक नहीं है, ये अलग चीजें हैं, ये बिल्कुल अलग चीजें हैं, अलग अलग पॉइंट्स हैं, इनका ऊपर वाले पॉइंट से कोई ताल्लुक नहीं है। ये अब एक अलग कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। यार लोगों को ना बड़ा गुस्सा चढ़ा था कैपिटल गेन के चैप्टर में। कैपिटल गेन के चैप्टर में ना पेज 221 पे लोगों को गुस्सा चढ़ा था, यार अजीब हुकूमत है। पेज 221 पे, चलो प्लॉट के बेचने पे टैक्स लगाओ, बिजनेस की लैंड बेचने पे टैक्स लगाओ, तुम लोग घर बेचने पे टैक्स लगा रहे हो, घर बेचने पे। ओ यार, घर बंदे के रहने के लिए होता है, वो घर बेच दिया मैंने तो क्या जुर्म कर दिया यार। तो लोगों को बड़ा एतराज हुआ, घर बेचने पे टैक्स ना लगाओ हुकूमत ने पहले तो रिलैक्स किया था, 4 साल बाद बेचो तो हम नहीं लगाया करेंगे। एक तो ये भी रिलैक्सेशन अवेलेबल है वैसे,
लेकिन अगर घर बेचने पे आप जो है वो टैक्स नहीं देना चाहते तो आप 3 शराइत पूरी कर दें, आप घर बेचने पे सिरे से टैक्स ही ना दें। ये खुशकिस्मत लोग कौन है जो 3 शर्तें पूरी कर दें? नंबर 1, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे टैक्स होने लगा है माफ। अब अबू को जाके कहना अबू घर 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 बेचने पे टैक्स अबू माफ है। बेटा क्या शराइत पूरी करूंगा? अबू ये घर पर्सनल इस्तेमाल में आना चाहिए, हमने हमारे पर्सनल यूज में हो, किराए शराय पे ना दिया हो, पहली शर्त। दूसरी शर्त, डज नॉट एक्सीड 500 स्क्वायर यार्ड, डज नॉट एक्सीड 500 स्क्वायर यार्ड। तो 500 स्क्वायर यार्ड से एक्सीड ना करे, तो 500 स्क्वायर यार्ड से एक्सीड ना करे इन केस ऑफ हाउस। 500 स्क्वायर यार्ड को अगर मैं मरलों में कन्वर्ट करूं तो यार ये बन रहा है, डिवाइड द, हाँ 500 स्क्वायर यार्ड्स इन, बिल्कुल 500 स्क्वायर यार्ड्स इन मरला, तो ये 16 मरले बन रहा है, 16 मरले। तो 16 मरले को तकरीबन 2 कनाल के करीब भी कहते हैं शायद, 16 मरले चलो बन रहा है। तो छोड़ो परे 16 मरले से हमें क्या करना, ऐसे जरा आपके जहन में बता रहा था, अक्सर घर 5 या 10 मरले के होते हैं, आपने देखा होगा, या कनाल के होते हैं। तो ये 16 मरले का घर है। तो 16 मरले वाला घर अगर आप बोलो 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 बेच दो, 16 मरले से नीचे वाला घर, घर 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 घर, या 4000 स्क्वायर फीट वाला फ्लैट, फीट लिखा हुआ है यहां, यार्ड लिखा हुआ है। अच्छा 4000 स्क्वायर फीट, बोलो 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 4000 स्क्वायर फीट को अगर मैं मरला में कन्वर्ट करूं तो ये 14 मरले आ रहा है। तो 16 मरले वाला घर, ये 14 मरले वाला फ्लैट। फ्लैट पता क्या होता है? वो बिल्डिंग्स में फ्लैट में एक फ्लैट आपने लिया होता है, कराची में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, एक फ्लैट आपने लिया हुआ है। और तीसरी शर्त, इससे पहले आपने कोई घर ना बेचा हो। अब सादा सी बात, एक बंदा आपके पास आया, कहते यार मैंने घर बेच दिया, सुना घर बेचने पे टैक्स होता है कैपिटल गेन के चैप्टर में। आपने कहा नहीं यार, कंस्ट्रक्टेड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के बेचने पे टैक्स माफ है। वो कहे कब? आप कहो यार 3 शराइत पूरी कर दो। नंबर 1, ये घर आपके जाती इस्तेमाल में है जी, ये घर आपका 500 स्क्वायर यार्ड से कम है जी, अगर आपका फ्लैट है तो 4000 स्क्वायर यार्ड से कम है जी, और तीसरी शर्त, ये तीनों शर्तें पूरी होना जरूरी है, इससे पहले तो कोई घर नहीं बेचा। उसने कहा हाँ इससे पहले कभी नहीं बेचा। अगर ये तीनों शर्तें पूरी हो जाए तो घर बेचने पे चाहे घर आप 6 महीने बाद बेच दो, ये वाला टेबल नहीं लगेगा और सारा गेन क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्लियर? ये कौन सा पेज है? पेज नंबर 221। तो यहां लिखो, यहां लिखना, देखो पेज 221 वाला टैक्स रेट नहीं लगेगा, पेज 221 वाला टैक्स रेट घर बेचने पे नहीं लगेगा, पेज 221 वाला टैक्स रेट घर बेचने पे नहीं लगेगा अगर ये 3 शराइत पूरी हो गई, अगर ये 3 शराइत पूरी हो जाए। क्लियर? अच्छा यार, इसी तरह कुछ प्रॉपर्टी वगैरह लोग बेचते हैं अपनी, प्रॉपर्टी में लिख लो घर, प्रॉपर्टी को घर बेचते हैं अपना। कोई बंदा शहीद हो गया, उसके बीवी बच्चों ने घर बेच दिया तो वो भी माफ है, इस पे भी टैक्स नहीं लगेगा। कोई बंदा शहीद हो गया, आर्मी में था, शहीद हो गया, उसके बीवी बच्चों ने घर बेच दिया तो इनको टैक्स माफ कर दो, चाहे इन्होंने पहले भी घर कोई बेचा हो, उससे कोई फर्क नहीं, इनको बस टैक्स माफ करो। बेचारा शहीद हो गया तो माफ कर दो। या फिर कोई पीएफ का एम्प्लॉई है, फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है और वो मर गया है और फिर उसके घर वालों ने घर बेच दिया कि यार चले गए आप कहीं और जाकर रहते हैं, तो घर वालों ने घर बेच दिया तो उनके बेचने पे भी टैक्स क्या है? माफ है। तो ये एक स्पेशल सा बेनिफिट है, इसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं, ये जरा थोड़ी सी जानदार बात थी। तो शहीद के वर्षा ने घर बेच दिया, या पाकिस्तान हुकूमत के कुछ बंदों ने, एक जो पाकिस्तान हुकूमत का कोई बंदा नौकरी करते करते मर गया, ड्यूरिंग सर्विस नौकरी करते करते मर गया, उसके बीवी बच्चों ने बाद में घर बेच दिया, तो ये बेचना भी माफ है। इसमें ये वाली 3 शराइत भी पूरी होना जरूरी नहीं है, चाहे घर 600 स्क्वायर यार्ड का ही हो फिर भी माफ है। तो आम लोगों के लिए ये रूल है, आम लोगों के लिए ये रूल है और ये फिर उनके लिए है। लेकिन ये दोनों एग्जेम्पशन मेरा निकाल टेस्ट करता है, बस आप हमेशा घर बेचने पे टैक्स लगाया करना नॉर्मल तरीके से। ये दोनों एक्सेप्शंस पेज 220 था, पेज 220 की है ना, पेज 220 वाले टेबल नहीं लग रहे ना इन पे। ओके, सेक्शन 19 फारिग करें, सेक्शन 113 भी फारिग करें। अच्छा भाई, अब आपके ना आज मैं
टाइम कितना हो गया? 10 पे शुरू किया था। अच्छा 10 पे शुरू किया था, इनको तो नहीं पता जो बैठे हुए हैं। ठीक है 50 मिनट हो गए। ओके चलो जी यार, ये ना चैप्टर 3 निकालो, चैप्टर 3। अब चैप्टर 3 को थोड़ा थोड़ा मैं साथ चला रहा हूँ। चैप्टर 3 एथिक्स। एथिक्स क्या होते हैं जी? एथिक्स का चैप्टर है, एथिक्स क्या होते हैं। पहले ना जरा मैं पढ़ने लगा हूँ। एथिक्स फॉर टैक्स लेजिस्लेटर्स। टैक्स लेजिस्लेटर कौन होते हैं? लॉ बनाने वाले। लॉ बनाने वाला मेरे भाई एफबीआर नहीं है, लॉ बनाती है हुकूमत। आजकल हुकूमत पीटीआई की है। लॉ बनाने वालों को भी किसी एथिक्स का ख्याल रखना चाहिए। पहला सफा चैप्टर 3 का। लॉ बनाने वालों को भी किसी एथिक्स का ख्याल रखना चाहिए। जी बिल्कुल। जो लॉ बनाने वाले जिन एथिक्स का ख्याल रखते हैं ना, उनको कहते हैं कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। बोलो, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। ये जो कैनन्स ऑफ टैक्सेशन है ना मोहतरम, ये कैनन्स ऑफ टैक्सेशन बने थे बाबा जी के जमाने में। बाबा जी का नाम था आदम स्मिथ। एडम स्मिथ बाबा जी का नाम था। और बाबा जी ने मरने से पहले ना 4 असूल बनाए थे कि हर हुकूमत 4 असूलों को पूरा करे फिर टैक्स लगाए। लेकिन बाद में बाबा जी के शागिर्द जो है ना बड़े तेज निकले। उन्होंने जो है 5 कैनन और डाल दिए। तो अब बाबा जी के कैनन और उनके शागिर्दों के कैनन डाल के 4 जमा 5 टोटल 9 कैनन है। लेकिन ये सारी बातें आपने पढ़ी हुई हैं जगह जगह, मिसालें आपने मुझे खुद देनी है। पहले मैं आपको मेन कैनन पढ़ा देता हूं बाबा जी वाले, ठीक है। कैनन ऑफ टैक्सेशन आर बेसिक प्रिंसिपल्स टू रन अ गुड टैक्स सिस्टम। एडम स्मिथ वाज द फर्स्ट बाबा जी टू डेवलप द लिस्ट ऑफ कैनन्स। लेटर ऑन सम न्यू शतुंगड़े वर एडेड। दीज कैनन्स हेल्प टैक्स बनाने वालों, टैक्स लेजिस्लेटर्स कौन होते हैं? गवर्नमेंट। इन कॉन्स्टिट्यूटिंग अ गुड टैक्स। मैंने कहा कुछ याद करने के लिए भी होना, सुबह के लगे हुए कोई याद करने के लिए 2 लाइनें पढ़ी हैं अभी तक, कोई याद करने के लिए भी कुछ होना चाहिए। अच्छा, ओरिजिनल एंड मेन कैनन्स ऑफ टैक्सेशन डिस्कस्ड इन द फेमस बुक द कोमो के पैसे, वेल्थ ऑफ नेशंस। सबसे पहले कैनन ऑफ इक्विटी। कैनन ऑफ इक्विटी क्या है? लिख लो, टेबल 102। कैनन ऑफ इक्विटी क्या मतलब है इसका? बोलो। जितनी इनकम बढ़ेगी उतना ज्यादा टैक्स दे दें। बाबा जी ने कहा ये असूल होना चाहिए। बड़े बाबा जी जबरदस्त हैं आप। दिस प्रिंसिपल सेज दैट अ पर्सन हु अर्न्स मोर शुड पे मोर। टेबल 102 लिख लिया इसकी मिसाल। टू द गवर्नमेंट एज कंपेयर टू अ पर्सन हु अर्न्स लेस। एज अ रिजल्ट पर्सन अर्निंग हाई शुड पे द टैक्स एट अ हायर रेट एज कंपेयर टू अ पर्सन हु इज अर्निंग लेस। अगर ये कैनन नहीं होगा तो फिर पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन में मसला आएगा। कैनन ऑफ सर्टेनिटी। अच्छा मुझे ये बताओ कि टैक्स कितना जमा कराना होता है आपने, ये डाउटफुल है या क्लियर है हमारे लॉ में? सोच के बताओ। बहुत क्लियर है। ज्वेलरी का बेचना कहां जाता है, होल्डिंग पीरियड में क्या करना होता है, क्या चीज अदर सोर्स में जाती है, क्या प्रॉपर्टी में जाती है, ये चीजें हमारे लॉ में सर्टेन है या अनक्लियर है? सर्टेन का ऑपोजिट लिख लो, अनक्लियर। तो हमारा लॉ बोलो सर्टन है या अनसर्टन है? अनसर्टन नहीं है, हमारा लॉ सर्टन है। The tax that a person is going to pay should be certain. Everything should be made clear, simple. It ensures that taxpayer should have full knowledge about the amount of tax payment, mode of payment and the due date. Due date 30 सितंबर है, लिख लो, ये मैं पढ़ाऊंगा किस चैप्टर में। If this canon does not exist, अगर ये canon नहीं exist करेगा तो फिर tax evasion होगी। Another aspect of certainty is government is also certain regarding the amount it will collect from tax. और हुकूमत को ये भी पता चल जाता है certainty की वजह से कि मुझे कितनी उम्मीद है टैक्सेस रिकवर होने की। ना हुकूमत को भी ना पता हो, हमारा लॉ बहुत सर्टन है, सारे रेट्स अवेलेबल हैं, सब अवेलेबल है। कैनन ऑफ कन्वीनियंस। टैक्स जमा कराने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी होनी चाहिए या कोई और हल होना चाहिए? ये है कन्वीनियंस। और टैक्स जमा कराना 30 जून की शाम को होना चाहिए? नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा यार। 30 जून को तो मैंने अपने बिजनेस का डाटा ही नहीं अभी गैदर किया होता। तो टैक्स आपको पता है 30 जून वाला कब हम जमा कराते हैं? 2-3 महीने बाद जमा करवाते हैं, 30 सितंबर को। बिल आपके घर बिजली का आता है, आते ही जमा करवा देते हो। 2-3-4 दिन होते हैं ना बिल जमा करवाने के लिए, वही बात है। द प्रोसीजर फॉर टैक्स पेमेंट शुड बी इजी, convenient and taxpayer friendly. The time and manner of payment must be convenient for the taxpayer. टाइम लिख लो, पाकिस्तान में क्या है? टाइम है 30 सितंबर। 30 सितंबर को जमा कराना होता है। And manner of payment should be convenient for taxpayer so that he is able to pay his taxes in due time. And if the time and manner of payment is not convenient, then it will may lead to tax evasion. Canon of economy. यार कैनन ऑफ इकोनॉमी ये है, देखो इधर, एफबीआर ने
पत्तोकी के अंदर जाके, पत्तोकी में जाके एक प्लाजा बनाया, एक बिल्डिंग बनाई एफबीआर की, ठीक है, और बड़े उसमें कमिश्नर नौकरी पे रखे। तो एफबीआर के पत्तोकी में ऑफिस के खर्चे, जाहिर बात है एफबीआर का भी दफ्तर होता है, ऑफिस के खर्चे थे 2 मिलियन और टैक्स पत्तोकी की अवाम ने सिर्फ दिया 0.3 मिलियन। अब बोलो गड़बड़ होगी, क्या गड़बड़ होगी? हमने पत्तोकी में इस उम्मीद से गए थे कि पैटोकी तो पैटोकी होगा, जबरदस्त हो गए वहां पे काम, लोग टैक्स देंगे, तो हमने जाके दफ्तर खोल लिया उधर अपना, दफ्तर के खर्चे मिला मिलू के 20 लाख पड़े और पत्तोकी वालों ने टैक्स दिया हमें सिर्फ 3 लाख। हम कहेंगे यार ये क्या फायदा हुआ? मेरे ख्याल से यहां कैनन ऑफ इकोनॉमी वायलेट हो रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये इकोनॉमिकल नहीं रहा। इसको क्या कहते हो आप उर्दू में? वारे वारे नहीं, क्या कहते हो? वारे नहीं पड़ा, इस किस्म का कोई लफ्ज बोलते हो? अच्छा, वारे नहीं खाया, आपको ये सूट नहीं किया, इसको आप इंग्लिश में कहते हो ये सूट नहीं किया आपको। तो यहां ना लिख लो इकोनॉमी वायलेट हो रही है, ये इकोनॉमी का जो कैनन है वो वायलेट हो रहा है, वायलेट हो रहा है, कंप्लाई नहीं हो रहा, इकोनॉमी वाला कैनन वायलेट हो रहा है, जो मैंने आपको मिसाल लिख के दी है। टैक्स आपको कितना मिला? सिर्फ 0.3 मिलियन, लेकिन एफबीआर के दफ्तर के खर्चे कितने थे? तो आपको तो उल्टा लेने के देने पड़ गए। The canon of economy states that cost of collecting tax should be as minimum as possible. What is the cost of collecting tax? अच्छा, what is the tax collected? ये बताओ, what is the tax collected? 0.3. And what is the cost of collecting tax? 2 million. 2 million is called as cost of collecting tax. 2 million is cost of collecting tax. चलो जी, the canon of stated cost of collecting tax should be as minimum as possible. The cost of taxing collect should be lower than tax received. लेकिन इधर तो हायर है, the cost of collecting lower होनी चाहिए, खर्चे कम होने चाहिए, लेकिन तो ज्यादा ही। आगे, the purpose of collecting taxes is to generate revenue for government. If canon of economy isn't applied, the collected amount will not be sufficient for government. अब इन पैसों का चार्ट डालना है 0.3 मिलियन का हुकूमत ने, नुकसान करके आ गई है। क्लियर? आगे चलें। एडिशनल कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। बाबा जी के कैनन खत्म हो गए, इसके बाद बाबा जी दुनिया से चले गए थे शायद। कौन कौन से कैनन है? इक्विटी, टेबल 1 टेबल 2 जिसकी मिसाल है, सर्टेनिटी, पूरे लॉ का पता होना चाहिए हमें, कन्वीनियंस, टाइम पे जमा करवाना चाहिए, बहुत जल्दी ना डालें, हमें 30 सितंबर तक टाइम होता है, और कैनन ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है? जो टैक्स हमें इकट्ठा हुआ है, वो जो टैक्स इकट्ठा होने के लिए खर्चा हुआ है उसकी बनिस्बत तो टैक्स बहुत कम इकट्ठा हुआ है, हम तो नुकसान कर बैठे। कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी, बोलो कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी। अच्छा, आपने मुझे ये बताना है, एक कंट्री है, एक कंट्री और एक सेकंड कंट्री है। इस कंट्री ने, पाकिस्तान में कानून आपको पता है, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, कस्टम एक्ट, टोकन टैक्स, पाकिस्तान में कई कानून है। एक मुल्क ने 5 लॉ लगा के, फर्ज करो मुल्क की आबादी वगैरह सब बराबर है, एक मुल्क ने 5 लॉ लगा के 10 अरब इकट्ठा किया, फर्ज करो 10 अरब डॉलर हैं, जैसे भी आप समझ लो, 10 अरब रुपया इकट्ठा किया 5 लॉ लगा के। दूसरे मुल्क ने 3 लॉ लगा के 11 अरब इकट्ठा कर लिया। बताओ कौन से मुल्क प्रोडक्टिव रहा है? बोलो कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी, कौन सा मुल्क प्रोडक्टिव रहा है? यार ये जो ज्यादा लॉस भी ना लोगों को परेशान कर देते हैं, ये लॉ, ये लॉ, ये लॉ, ये लॉ, ला नहीं लॉ, ये लॉ, ये लॉ, ये लॉ, 5 लॉज बनाए एक हुकूमत ने, और कितना अरब इकट्ठा किया रेवेन्यू? 10 अरब। दूसरी हुकूमत ने 3 लॉ बनाए, कितने अरब इकट्ठा किया रेवेन्यू?
11 अरब. It says that there should be fewer taxes, there should be fewer taxes with larger revenues rather than more taxes with lesser amount of revenue. तो यहां ना fewer taxes से मुराद है fewer tax laws, कम टैक्स लॉज होने चाहिए और रेवेन्यू क्या इकट्ठा होना चाहिए ज्यादा, रादर देन मोर टैक्सेस विद लेसर अमाउंट ऑफ रेवेन्यू. इट इज बेटर टू इंपोज ओनली दोज टैक्सेस, ये बेहतर है, इट इज बेटर टू इंपोज ओनली दोज टैक्सेस दैट आर एबल टू प्रोड्यूस द लार्जर रिटर्न. नोट कर लो, मोर टैक्सेस टेंड टू क्रिएट पैनिक. ज्यादा लॉ हो ना मुल्क में तो आप भी परेशान हो जाते हो, दीवारों में टकरे मार रहे होते हो, यार मुझे नहीं समझ आ रहा इस मुल्क का लॉ. डन. कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी समझ आ गया. प्रोडक्टिव लॉ वैसे किस कंट्री का है आपने लिख लिया? प्रोडक्टिव कंट्री 2 का है. प्रोडक्टिव लॉ कंट्री 2 का है. ओके आगे आ जाओ. कैनन ऑफ इलास्टिसिटी. यार मुझे याद है जिस जमाने में हमने सीए शुरू किया था, कोई 2003 की बात है शायद, उस वक्त डिविडेंड का टैक्स रेट था 10%. डिविडेंड पे टैक्स रेट कितने परसेंट था? और शायद 2010 में पता नहीं रेट हो गया था 12.5%. लेकिन आजकल 2021 में डिविडेंड का टैक्स रेट क्या चल रहा है? 15%. तो मेरे ख्याल से पेपर के लिए न्यूमेरिकली हमारे लिए सिर्फ कौन सा इंपॉर्टेंट है? 15%. ये तो मैंने आपको हिस्ट्री की बातें बता दी. बहुत पहले पुराने पाकिस्तान में नवाज शरीफ के ज़माने में टैक्स रेट होता था, बल्कि मुशर्रफ के ज़माने में शायद 10% रेट होता था डिविडेंड का. अब बहुत बढ़ गया हुआ है. इसे कहते हैं इलास्टिसिटी. क्या? अगर हमारे लॉ में इलास्टिसिटी ना होती तो फिर हम इसको कैसे बढ़ा सकते? हमारा लॉ इलास्टिक है. इलास्टिक का क्या मतलब है? बस डिविडेंड का रेट 10% है, हिल नहीं सकता कभी भी, क़यामत तक डिविडेंड का रेट 10% लेगा. हमारा लॉ ऐसा तो नहीं है पाकिस्तान का. हुकूमतें चेंज करती रहती हैं लॉ. समझ आ गई बात? तो इसका मतलब है डिविडेंड का टैक्स इलास्टिक है. ये इलास्टिसिटी की मिसाल. टैक्सेस इम्पोर्ट शुड बी इलास्टिक, दैट इज दे कैन बी इंक्रीज्ड, कैन बी अकॉर्डिंग टू डिमांड्स ऑफ गवर्नमेंट. इफ द टैक्स इज इलास्टिक इन नेचर, गवर्नमेंट कैन इजीली इंक्रीज द रेवेन्यू. बाय इंक्रीजिंग, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ जाएगा. गवर्नमेंट कैन इजीली इंक्रीज रेवेन्यू, अपना रेवेन्यू गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू बढ़ा लेगी बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ टैक्स. एन एग्जांपल कैन बी इनकम टैक्स. इनकम टैक्स डिविडेंड के ऊपर, इनकम टैक्स ऑन डिविडेंड, इनकम टैक्स ऑन डिविडेंड, यहाँ लिख लो ऑन डिविडेंड, विच इज कंसिडर्ड वेरी मच आइडियल इन अकॉर्डेंस विद द कैनन ऑफ इलास्टिसिटी. इनकम टैक्स, बल्कि टेबल 1 और 2 भी बदलते रहते हैं, ये नोट कर लो. इलास्टिक टैक्स, नहीं इलास्टिक नहीं, इलास्टिक, बस उसी तरह का कॉन्सेप्ट है शायद. यार ये बच्चों ने ये जो शतूंगड़े हैं इसके, इन्होंने सही कैनन्स बनाए हैं. चलो पढ़ो आगे. कैनन्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, कैनन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. यार ये सेक्शन था अभी हमने पढ़ के आए हैं 75A. 75A के नाम से भी सेक्शन पढ़ के आए हैं. 75A, 75 के नीचे था ये जो फाइन देने 5% और वो सेक्शन पढ़ के आए हैं ना अभी. 75A वाला जिसमें कैश पेमेंट हुई थी 6 मिलियन की, 75A ओरिजिनल लॉ में होगा या ओरिजिनल लॉ में सेक्शन 75 होगा? मेरे ख्याल से ओरिजिनल लॉ में सेक्शन 75 होगा. फिर जब जरूरत पड़ी होगी तो हमने सेक्शन 75 और 76 के मिड में फेंका होगा सेक्शन 75A. तो कई जगह आपने देखा सेक्शंस के नंबर इस तरह होते हैं, 15A, इस तरह के नंबर होते हैं. ये क्या मतलब है? हमारे लॉ में क्या है? जरा देखो 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 देखो, हेडिंग पढ़ो. हमारे लॉ में क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी है. फ्लेक्सिबल है लॉ, चीजों को एडजस्ट करता रहता है. फ्लेक्सिबिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम, पेपर में यही ना लिखा ना बस, फ्लेक्सिबिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम इलास्टिसिटी. चलो भाई छुट्टी. आगे फुल स्टॉप. A flexible tax quickly adjusts to new conditions.
If the tax system is not flexible, new areas will remain untaxed. नए एरियाज पर टैक्स नहीं लग सकेगा. नए एरियाज पर टैक्स नहीं लग सकेगा की कोई खास मिसाल हमने ऐसी नहीं पढ़ी, लेकिन ये लिख लें, पहले लॉ में सेक्शन 75 था, फिर लॉ मेकर को महसूस हुआ 75A भी डाल दे. लिखो, पहले लॉ में सेक्शन 75 था, फिर लॉ मेकर को महसूस, लिख लो उर्दू में, पहले लॉ में सेक्शन 75 था, फिर लॉ ने सोचा सेक्शन 75A भी डाल दे. अब बोलो, इसका रेवेन्यू बढ़ जाएगा 75A डालने से? 5% पेनल्टी वगैरह भी मिल जाएगी इसको. और वो जो कैश में पेमेंट हुई है वो डिस्करेज भी हो जाएगी. तो हुकूमत को तो मजे हो गए, फिर नया एरिया डाल दिया हुकूमत ने लॉ में. पहले ये नहीं था. कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी, पूरी दुनिया में सब लोगों को सादा कपड़े पहनने चाहिए. नहीं, ये नहीं है कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी. टैक्स लॉ सादा होना चाहिए. ये वैसे ऊपर भी कवर था कहीं पे, पता नहीं बच्चों ने क्यों दोबारा बनाया, उसके एडम स्मिथ के स्तुंगड़ों ने. द सिस्टम ऑफ टैक्सेशन शुड बी सिंपल. द एंटायर प्रोसेस शुड बी नॉन टेक्निकल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. इफ इट इज डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड देन इट विल लीड टू, क्या है आप समझाना, कैनन ऑफ डाइवर्सिटी. ये बड़ा खूबसूरत है यार, कैनन ऑफ डाइवर्सिटी. यार मेरे ख्याल से ना सिर्फ कारोबारी हजरात पे टैक्स लगता है हमारे मुल्क में, जो बिजनेस कर रहे हो. मेरी बात से एग्री करते हो? बिल्कुल गलत बात कर रहा हूं मैं. ये अगर सिर्फ कारोबारी हजरात पे टैक्स लगता होता ना हमारे मुल्क में, तो जो घर किराए पे दे रहे हैं उन पे टैक्स ना लगता, जो लोग शेयर्स खरीद के बेच रहे हैं उन पे टैक्स ना लगता, जो कहीं नौकरी कर रहे हैं उन पे टैक्स ना लगता. और मोहतरम, हमारा लॉ इतना ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, इतना ज्यादा हमारा लॉ डाइवर्सिफाइड है कि हमारे लॉ में कारोबारी हजरात पे भी टैक्स लगता है, कैपिटल गेन वालों पे भी टैक्स लगता है, अदर सोर्स वालों पे भी टैक्स लगता है. लिख लो. जी हजरात, तो हमारा लॉ सिर्फ बिजनेसमैन से टैक्स ले रहा है या डाइवर्सिफाइड लोगों से? इट सेज दैट गवर्नमेंट शुड कलेक्ट टैक्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस. डिफरेंट सोर्सेस की मिसालें दो. कारोबारी लोगों से ले ले, तनख्वाह वालों से ले ले, शेयर बेचने वालों से ले ले. इस तरह होता है कि पता क्या है कि अगर कभी कारोबार लोगों के गिर भी रहे हैं ना, तो तनख्वाह वाले टैक्स दे देंगे, या शेयर्स बेच के लोग टैक्स दे देंगे, या घर किराए पे देने वाले टैक्स दे देंगे, रादर देन रिलाइंग ऑन अ सिंगल सोर्स. सिंगल सोर्स क्या होती है? सिर्फ कारोबारी लोगों से टैक्स लेते हैं हम. ये तो गलत था. इफ गवर्नमेंट रिलाइज ऑन अ सिंगल सोर्स, सिंगल सोर्स क्या है? बिजनेस या सैलरी. सिंगल सोर्स पे हुकूमत रिलाई नहीं करती. इट कैन बी हार्मफुल फॉर इकोनॉमी. डन, ओवर. चलें जी, इतना काफ़ी था यार चैप्टर 3. अब आप हजरात एक काम कर लें और थोड़ी देर बाद मिलते हैं. वो काम आप हजरात ने ये करना है कि एक बाजी हैं जिनका नाम है बीना सिकंदर. वो है क्वेश्चन 19, चैप्टर 19 का. क्वेश्चन 19 नहीं है यार, ढूंढ सवाल कौन सा है. क्वेश्चन नंबर 14, बीना सिकंदर. ये सवाल मोहतरम आप हजरात कर लें और इंशाल्लाह बस वीडियो पॉज करके ये सवाल कर लें, फिर हम इंशाल्लाह डिस्कशन इस पे शुरू करते हैं. इसमें पॉइंट 1 में थोड़ा सा आपको मसला आएगा, तो बाकी इंशाल्लाह कोई मसले वाली बात नहीं है. और पॉइंट 1 को आपने सोल्यूशन से नहीं देखना, वो मैं वाइट बोर्ड पे करवाऊंगा. चलें जी, आई होप आपने जो है वो इस सवाल को कर लिया होगा. पता नहीं होप ही है. अच्छा चलो जी स्टार्ट करें. इसका सिर्फ मैंने ना पोर्शन कराना है बिजनेस वाला. बीना सिकंदर इज अ लॉयर एंड ओन्स अ लॉ फर्म. यार ये लॉयर है और लॉ फर्म ओन कर रही है, तो बताओ ये बिजनेस है इसका या ये सैलरी कमा रही होगी? ओन्स अ लॉ फर्म, बिजनेस है इसका ये. अंडर द नेम बीना एंड कंपनी. शी इज ऑल्सो डायरेक्टर लीगल अफेयर्स एट आयशा फूड्स. आयशा फूड्स में डायरेक्टर लीगल अफेयर्स है और वहां इसको कोई तनख्वाह वगैरह मिल रही है, और ये तो ये इसकी सैलरी हो जाएगी. डायरेक्टर कहीं काम कर रही है, तो ये पोर्शन शायद मैं ना कर पाऊं आज. ये इनकम फ्रॉम सैलरी है. फिलहाल इनकम फ्रॉम बिजनेस पर डिस्कशन करते हैं. आपको पता है मोहतरम, कुछ चीजें फेस से पता चल जाती हैं. अच्छा, रेवेन्यू आ रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल तो होती कोई नहीं इन लोगों की, लॉयर्स वगैरह की, क्योंकि ये तो सर्विसेज दे रहे हैं. जिससे राइस की कॉस्ट ऑफ सेल कोई नहीं है. सैलरीज इसने मुलाजमीन को दी हैं, गिफ्ट्स एंड डोनेशंस दी हैं, अभी फेस से पता नहीं चला. लीज के कोई किराया शराया दिया है,
प्रोफेशनल फीस किसी को पे की है, पता नहीं, प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस पे किए हैं, ट्रैवल एक्सपेंसेस पे किए हैं, कोई अदर एक्सपेंसेस पे किए हैं, पिछले साल का इनकम टैक्स पे किया है, मोहतरम ये सेक्शन 21 के ए की रोशनी में नॉट अलाउड है। 21 का ए आपको याद है, कहते हैं इनकम टैक्स खर्चे के तौर पे माइनस नहीं कर सकते। तो ये पिछले साल का टैक्स है या इस साल का टैक्स है, मेरी बला से ये टैक्स माइनस करने की इजाजत नहीं थी, ये बिजनेस का खर्चा नहीं है। अच्छा एक और चीज बता दो यार कि ये जो इनकम टैक्स होता है ये तो एंड पे माइनस भी करना होता है, लेकिन मेरे ख्याल से ये वाला टैक्स ना मैं न्यूमेरिकल के एंड पे माइनस नहीं करूंगा, इसलिए कि ये पिछले साल का टैक्स है, तो पिछले साल के टैक्स की कैलकुलेशन हमारे सामने है ही नहीं। तो फिलहाल बस सादा सी बात बता दें, सेक्शन 21 के ए की रोशनी में ये खर्चा माइनस करने की इजाजत है या नहीं? नहीं, तो इसको नॉट अलाउड में डालेंगे। कितने थाउजेंड जी? 90,000। और प्रॉफिट कितने जी बीना बाजी का? 3500। लेट्स स्टार्ट। वर्किंग वन, इनकम फ्रॉम बिजनेस, नेट प्रॉफिट बोलें जी कितने? 35 लाख जी, 35 लाख रुपए इसका नेट प्रॉफिट है। प्रॉफिट तक आते हुए क्या माइनस हो गया? इनकम टैक्स। मैं रुपीज इन थाउजेंड में कर लेता हूं, कुछ चीजें ऐड करनी होती हैं और कुछ चीजें लेस। कितना ऐड करना है जी? 90। किस नाम से? छोड़ो यार, नाम खुद लिख लेना, आप ऐड लेस तो समझ लेते हैं, ठीक, क्योंकि 5-10 मिनट में 10 मिनट में चाह रहा हूँ 10-12 मिनट में क्लोज कर दें। असल में पॉइंट 1 पे टाइम लग जाने, बाकी पॉइंट्स कोई जानदार नहीं है। यार रेवेन्यू में इंक्लूड है 750 की बैड डेट रिकवरी, जो कि कोई पिछले साल में बैड डेट हो गया था। असल में ना हमें आदत पड़ी हुई है बैड डेट रिकवरी में 3 फिगर्स से खेलने की। ये आ गई थी फिगर 1। अब उसके लिए आपने ना मेरे साथ साथ चलने और देखने करना क्या है। ये ना जरा इंपॉर्टेंट बात है, आसान सी है, इंपॉर्टेंट बात है। इस बात को साइड पे कर दो कि टैक्स वालों की नजर में बैड डेट रिकवरी कितनी है। पहले पेपर में इजी मार्क्स लो और मुझे बताओ अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी कितनी है। आसान सा हिंट दे दूं जिसके साथ इंक्लूड लिखा हुआ है, जहरी बात है इसमें इंक्लूड है जो वही अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी है। तो बोलो अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी कितनी है? 750। बस रेवेन्यू इंक्लूड 750 रिकवर्ड फ्रॉम राफिया, वो बैड डेट की रिकवरी हुई है, बस इतना सा पढ़ना काफी है। बैड डेट की रिकवरी होगी 750। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए रेवेन्यू का पार्ट बना हुआ है 750, तो प्रॉफिट तक पहुंचते हुए रेवेन्यू का पार्ट बना हुआ है 750, इस वजह से 750 ऐड हो चुका है। अकाउंटिंग वालों की इनकम्स कैसे उल्टाते हैं यार? बोल दो आज कुछ, अकाउंटिंग वालों की इनकम्स कैसे उल्टाते हैं? अकाउंटिंग बैड डेट रिकवरी कितनी जी? 750। अकाउंटिंग वालों की इनकम उल्टा दी। अच्छा, अब मैंने किनके वाली इनकम निकालनी है? टैक्स वालों की। ठीक है, वर्किंग 1 मैंने इनकम फ्रॉम बिजनेस कर ली है। वर्किंग 2, किनके वाली बैड डेट रिकवरी? एक्सेलेंट, टैक्स वालों वाली बैड डेट रिकवरी। टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी मैंने ऐड करनी है। यार ऐड या लेस मुझे नहीं पता, इसमें फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट रिकवर्ड लेस एक्चुअल बैड डेट लेस previously allowed as deduction. Done? अच्छा मुझे ये बताओ यार, रेवेन्यू में 750 पड़ा है जो राफिया से रिकवर हुआ है, तो बताओ अमाउंट रिकवर्ड कितनी है?
एक ही फिगर से खेल के मैं सब कुछ करा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी, एक ही फिगर से खेलेंगे बस। That had been written off while calculating taxable income of पिछला साल, पिछले साल ये राइट ऑफ कर दिया गया था टैक्सेबल इनकम में। आपको क्या ख्याल है, राइट ऑफ कर दिया गया था टैक्सेबल इनकम में। टैक्सेबल इनकम का मतलब पता है, टैक्सेबल इनकम का मतलब ये होता है टैक्स वालों के लिए जब इनकम निकल रही थी, तो टैक्स वालों के लिए जब इनकम निकल रही थी तो टैक्स वालों ने इसको राइट ऑफ करने दिया था। दैट हैड बीन रिटन ऑफ, टैक्स वालों ने ये राइट ऑफ करने दिया था। मुझे बताओ प्रीवियसली अलाउड एज डिडक्शन कितने? प्रीवियसली अलाउड, मैं ये वाली फिगर नहीं पूछ रहा, प्रीवियसली अलाउड एज डिडक्शन कितने? दैट हैड बीन रिटन ऑफ का मतलब पढ़ के बताना है आपने मुझे। दैट हैड बीन रिटन ऑफ, रिटन ऑफ का मतलब दैट हैज बीन अलाउड एज डिडक्शन। तो दैट हैज बीन अलाउड एज डिडक्शन, दैट हैज बीन रिटन ऑफ पिछले सालों का कितने? बोलो बोलो 750। That is previously allowed as deduction। हाँ जाके यार सवाल से आप पूछें एक्चुअल बैड डेट कितने, सवाल ने कहा भाई वो राफिया बाजी जितना दे के गई है वही एक्चुअल होगा ना। अब सवाल में एक्चुअल बैड डेट नहीं गिवन तो मैं क्या करूं? एक ही फिगर गिवन है उसी की जान ले लूं, जहरी बात है यार। अच्छा ऐसा हो सकता है कई दफा कि बंदा जितने पैसे लेके भागे उतने ही पैसे दे जाए? पॉसिबल हो सकते हैं ना, हो तो सकते हैं ना, दुनिया में जितने बंदे पैसा लेके भागे उतने ही दे जाए, हो सकता है। जल्दी बताओ हो सकता है? पूरा नाम आपका? अहमद भाई। हो सकता है, पूरा नाम पूछा था मैंने। अच्छा एक्चुअल बैड डेट, एक्चुअल बैड डेट कितना है जी? 750। डन। सर अब ये क्या कर रहे हैं 750 की हमने जान लेनी है? नहीं यार मैंने जान नहीं लेनी, इधर लेस लगा देता हूं मैं, इधर लेस लगा देता हूं। लेस तो लगाना होता है ना इधर, ये वाला लेस। 750 माइनस 750 जीरो, लगाने दे, पागलों की तरह लगे हुए हैं। इस इधर भी लेस लगता है आपको पता है। तो जवाब क्या आ गया मोहतरम? ये किनके वाले बैड डेट रिकवरी है? तो भाई ये फार्मूला लगाना था सर, आपने सोल्यूशन में क्यों नहीं लगाया हुआ? मेरी मर्जी, गलती होगी, नहीं लगा था सोल्यूशन में, नहीं लगाया हुआ मैंने फार्मूला, मादरत। आज आके टैक्स वालों की रिकवरी भी कितनी निकल आई? 750। तो बताओ टैक्स वालों की रिकवरी को ऐड करते हैं लेस करते हैं? टैक्स वालों की इनकम्स को, टैक्स वालों की इनकम्स को ऐड करते हैं लेस रिकॉर्ड करते हैं? टैक्स वालों की इनकम्स को रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने का क्या मतलब है? ऐड करेंगे। अकाउंटिंग वालों की इनकम उल्टा दी है और टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी उल्टा दें या ऐड कर दें? ऐड कर दें। ये किन की बैड डेट रिकवरी ऐड होगी बोलो? टैक्स वालों की। समझ आ गई? यस सर। अब आप कह रहे होंगे सर सोल्यूशन में तो ना 750 ऐड हुआ है ना लेस हुआ है, देख के आओ। सोल्यूशन में ना 750 ऐड हुआ है ना लेस हुआ है, सही है। तो सोल्यूशन में हजरात आपने देख लिया ना 750, यही सफे सही है, सही है, सफे के टॉप पे दिया हुआ है ना 750 ऐड हो रहा है ना लेस हो रहा है। डन है, तो कोई मसला नहीं यार, सोल्यूशन में 750 ऐड और लेस आप खुद कर दो, जाके खुद कर देना जाके 750 ऐड और लेस। मैंने शायद सोल्यूशन में इसलिए नहीं किया कि इम्पैक्ट नील था, तो सारा हमें बताना तो था, ये था ना आपको सोल्यूशन में। चलो यार मैंने कहा था सोल्यूशन ना देखना, तो ये वर्किंग भी नहीं हुई हुई सोल्यूशन में और ये ऐड और लेस भी नहीं हुआ सोल्यूशन में। अच्छा सर ये क्या की है और इसमें क्या साइंस मारी है? इसमें कोई तब्दीली भी कभी आ सकती है? हाँ मैं बताता हूं तब्दीली कब आएगी। फर्ज करो यहां लिखा होता रेवेन्यू इंक्लूड 750, अच्छा पहले इतना रिवाइज कर लो। रेवेन्यू में 750 राफिया से आ चुका है, तो रिकवर कितना हुआ बोलो? आ चुका है तो रिकवर कितना हुआ? 750। ये मैंने राइट ऑफ कर दिया था टैक्सेबल इनकम निकालते हुए, तो टैक्सेबल इनकम तो टैक्स वालों की नजर से निकालते हैं, तो राइट ऑफ से मुराद डिडक्शन अलाउड लिख लो। राइट ऑफ से मुराद डिडक्शन अलाउड, ये माइनस हो गया टैक्स वालों की नजर में। अगली बात, एक्चुअल बैड डेट कितने वो सवाल नहीं बता रहा, तो यार इतनी लेके भागी होगी ना, उसको हमने कुछ सर्विसेज दी थी लॉयर की, पैसे लेके भागी। क्लियर? अब मेरा सवाल आपसे ये है मोहतरम कि इसमें चेंज क्या आ सकती है? चेंज इसमें यह आ सकती है कि यहां लिखा होता है डेट हैड नॉट बीन रिटन ऑफ, कि हम राइट ऑफ नहीं कर सके टैक्सेबल इनकम निकालते हुए। टैक्सेबल इनकम किसके लिए निकाली जाती है? टैक्स वालों के लिए। हम राइट ऑफ करना चाह रहे थे
नहीं कर सके। अगर ये लिखा होता डेट हैड नॉट बीन रिटन ऑफ, तो मुझे बताओ कौन सी फिगर बदलती, कौन सी फिगर बदलती? रिकवर तो इतना ही होता, एक्चुअल भी बैड डेट वही है, कौन सी फिगर बदलती? व्हाट इज प्रीवियसली अलाउड एज डिडक्शन? जीरो, जीरो हो जाती। और 750 माइनस जीरो 750, और इसका जवाब आ जाता जीरो। तो फिर हम कुछ ऐड ना करते। तो अब जरा सारी बात की समरी सुन लो। जब कभी एक अमाउंट आ जाए ना, तो देखो कैसे खेलना है। अकाउंटिंग वालों की रिकवरी उल्टानी है पहले आपने, वो बात अलग है, अकाउंटिंग वालों की रिकवरी उल्टा देनी है। फिर टैक्स वालों की रिकवरी, टैक्स वालों की रिकवरी वो निकालने के लिए आपने ये 750 उसी तरह लिखना है, छापा मार लेना है, ये 750 भी उसी तरह लिख लेना है, ये बेशक रट्टा मार लो, ये दोनों फिगर्स लिख लेनी है आपने एज इट इज। इधर अगर प्रीवियसली अलाउड एज डिडक्शन या रिटर्न ऑफ हो, प्रीवियसली अलाउड एज डिडक्शन या प्रीवियसली रिटर्न ऑफ, तो फिर वही 750 यहां लिख देना। और अगर लिखा हो प्रीवियसली नॉट अलाउड एज डिडक्शन, तो फिर 750 की जगह यहां क्या आ जाएगा? जीरो। डन। लेकिन फिलहाल मैं कितना ही लिखूंगा? 750, क्योंकि हमारे सवाल में ये है ना। तो ये वर्किंग आप लोगों ने नोट करनी है तो कर ले, कर लिए साथ साथ नोट। फिर तो गड़बड़ हो जाती, फिर 750 लेस हो रहा होता। अभी देखो इस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट सॉल्यूशन पे नहीं पड़ रहा, इसलिए शायद सॉल्यूशन में मैंने नहीं किया हुआ। देखो सॉल्यूशन में आपने घर जाके करना क्या है, ऐड वाले में भी 750 डालने और लेस वाले में भी 750 डालने। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? इससे सॉल्यूशन पे इंशाल्लाह आपकी टैक्सेबल इनकम वही रहेगी। अच्छा आगे पढ़ो। सैलरी में 50,000 रुपया उसकी अपनी सैलरी है यार, ये तो आपको पता है नॉट अलाउड ऐड हो जाएगी। 50,000 जरा 12 करके, और उसके भाई की सैलरी है, और भाई बिजनेस मैटर्स को देखता है, तो भाई की सैलरी अलाउड होगी, इसमें कोई मसला नहीं। उसकी सैलरी कितनी है? 50,000। तो बीना की अपनी सैलरी तो मोहतरम इग्नोर करेंगे हम, 50,000 यानी नॉट अलाउड करेंगे। 50,000 जरा 12 इग्नोर नहीं करेंगे, मादरत नॉट अलाउड करेंगे। कितना हो गया? 600। ये बीना की सैलरी ऐड हो जाएगी, क्योंकि ये ड्राइंग नेचर रखती है। यार एक बात याद रखना, गिफ्ट्स ना सेक्शन 21 में नॉट अलाउड की लिस्ट में नहीं है। और एक बात और भी याद रखना, गिफ्ट देना बिजनेस का नॉर्मल खर्चा होता है। स्कूलों में बच्चों को प्राइजेस दिए जाते हैं, वो बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है यार गिफ्ट। और कॉलेजेस वाले बच्चों को प्राइजेस बांटते हैं, बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है गिफ्ट। सिमिलरली याद रखना, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस अपने कस्टमर्स को गिफ्ट देती हैं, आपने सुना होगा बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस अपने कस्टमर्स को गिफ्ट देती हैं, तो वो बिजनेस का नॉर्मल खर्चा होता है, नॉट अलाउड की लिस्ट में नहीं है। तो गिफ्ट बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है। गिफ्ट्स एंड डोनेशन, ओए होए होए होए, डोनेशन का देखते हैं किसको दिया जरा। गिफ्ट एंड डोनेशंस इंक्लूड गिफ्ट्स टू क्लाइंट्स। नंबर 1, क्लाइंट्स का मतलब कस्टमर्स जो उसके पास आते थे लॉ की सर्विस लेने, उनको गिफ्ट दिए। ओए होए, अपने बेटे को गिफ्ट दे बैठी। यार ये तो ड्राइंग है, क्योंकि क्लाइंट्स तो बिजनेस से रिलेटेड है, सन तो घर में होता है ना, सूरज, बेटा तो घर में होगा ना। एंड डोनेशन बता दो अब। 1 लाख तो गिफ्ट्स टू क्लाइंट्स हैं, ये क्या होना चाहिए? अलाउड। 50,000 बेटे को गिफ्ट है, ये क्या होना चाहिए? नॉट अलाउड। 2.5 लाख डोनेशन है अप्रूव्ड इदारे को। यार डोनेशन ना, मैंने आपको बताया था, अब छोटा सा न्यूमेरिकल पिछली क्लास में करा के, डोनेशन बिजनेस के खर्चे के तौर पे नॉट अलाउड है, लेकिन डोनेशन रिक्लासिफाई करके टैक्स माफ होगा, तो बिजनेस के खर्चे के तौर पे तो नॉट अलाउड है ना, तो ये भी लिख लो नॉट अलाउड। अब बताओ नॉट अलाउड्स को क्या करते हैं? प्रॉफिट तक पहुंचते माइनस हो चुके हैं, क्या करें? ऐड कर दें। कितना? 50 बेटे वाला और 250। ओके नेक्स्ट। यार ये पॉइंट 4 जरा तसल्ली से समझ रहे हैं आपने। एक व्हीकल
उसने दफ्तर के काम के लिए लिया लीज पे, ठीक है, कोई मसला नहीं। द लीज कमेंस्ड ऑन यकम मार्च 12, लीज शुरू हुई है यकम मार्च 12 को। लीज चार्जेस इंक्लूड 5 लाख पेड एज सिक्योरिटी डिपॉजिट टू बैंक। लीज चार्जेस कितने हैं? 9 लाख, ठीक है, लीज चार्जेस है 9 लाख। यार माजरत के साथ एक बात करूंगा, पहले तो लीज में ना सिक्योरिटी डिपॉजिट पड़ा है, सिक्योरिटी डिपॉजिट पड़ा है, ऐसे ही है ना, उसने लिखा है सिक्योरिटी डिपॉजिट पड़ा है। अच्छा, सिक्योरिटी वापस मिल जानी होती है या सिक्योरिटी, मैंने आपको बताया सभी सवाल खामोश हो, सिक्योरिटी वापस मिल जानी है, तो ये खर्चा नहीं है, ये एसेट है। पिछली क्लास में भी बात हुई थी। सिक्योरिटी डिपॉजिट कितने बोलो? 500। सिक्योरिटी डिपॉजिट कितने हैं? A vehicle was obtained for official purpose. The lease commenced on यकम मार्च। लीज चार्जेस में 500 सिक्योरिटी डिपॉजिट पड़ा है। तो अगर लीज चार्जेस में 500 सिक्योरिटी डिपॉजिट पड़ा है तो बाकी 400 क्या पड़ा है ये मैं बहस बाद में करता हूं। फिलहाल मुझे 500 के बारे में बता दो, 500 का क्या करना है? ये अलाउड है, नॉट अलाउड है? बता दो जल्दी। नॉट अलाउड है। नॉट अलाउड का क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो प्रॉफिट तक पहुंचते हुए सिक्योरिटी डिपॉजिट माइनस हो चुके हैं, इसे क्या कर दें? ऐड कर दें सिक्योरिटी डिपॉजिट। अच्छा जी, आखिरी बात इसमें, यार अफसोस के साथ आई कैप को भी कभी पंगे करता है यार, अफसोस होता है। जब लीज पे एसेट आपने लिया हुआ है ना, तो होना ये चाहिए कि उसकी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन बीना सिकंदर रिकॉर्ड करे अकाउंटिंग वाले की किताबों में। और लीज पे जब एसेट लिया हुआ है तो बीना सिकंदर को चाहिए कि उसका इंटरेस्ट रिकॉर्ड करे, बीना सिकंदर को चाहिए उसका इंटरेस्ट भी रिकॉर्ड करे और डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड करे। लेकिन ना कहीं अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन का लफ्ज लिखा है सवाल वाले ने, ना कहीं इंटरेस्ट का लफ्ज लिखा है सवाल वाले ने, लीज चार्जेस लफ्ज लिख दिया है। तो यार कुछ अकाउंटेंट्स ब्लंडर मारते हैं, अकाउंटिंग के एतबार से ये ब्लंडर है। सर आपको कैसे इल्हाम हुआ? यार और कोई हल नहीं है, मैं और कुछ सोच नहीं सकता, सवाल में डेटा नहीं है। कुछ अकाउंटेंट्स ब्लंडर मारते हैं, वो लीज के किराए को ही खर्चे में डाल देते हैं, ये अकाउंटिंग ब्लंडर है। लेकिन शुक्र है टैक्स के एतबार से वही हो गया जो होना चाहिए था। तो मेरा गालिब गुमान है, बल्कि मैं डैम श्योर हूं कि इसमें ये इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं है, जब तक सवाल बताना दे। तो ये रेंटल है। असल में ना ये जो छोटी छोटी लॉ फर्म या इस टाइप के बिजनेस होते हैं ना, अक्सर बिजनेसमैन को पता नहीं होता अकाउंटिंग है क्या। तो इनको जब पता नहीं होता अकाउंटिंग है क्या, तो ये लीज पे चीज खरीदते हैं तो समझते हैं हम किराया दे रहे हैं, हालांकि अकाउंटिंग वाले कहते हैं ये किराया नहीं है। आप अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टाओ, याद है पिछली 3-4 क्लासें, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टाओ, इंटरेस्ट उल्टाओ और रेंटल माइनस करो। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट तो दिया नहीं, तो इसलिए मैं एज्यूम कर रहा हूं ये रेंटल है, और होंगे भी यार रेंटल ही, और क्या होना है इधर फिर, वरना डेप्रिसिएशन इनकी देता, इंटरेस्ट वगैरह भी देता, तो रेंटल ही होंगे। तो रेंटल बोलो अलाउड है टैक्स वालों की नजर में, नॉट अलाउड। ये अजीब सी एक एडजस्टमेंट थी। बहरहाल अलाउड की वजह से इसको इग्नोर कर दें। नेक्स्ट, आगे पढ़ो। आगे जी, प्रोफेशनल फीस उसने पे की है, लेकिन यार प्रोफेशनल फीस पे की है, अंडरलाइन करके देखो, एक फैमिली कोर्ट के केस में। फैमिली कोर्ट तो ड्राइंग है, एनी एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सनल नेचर, तो पर्सनल नेचर का खर्चा अलाउड होता है, नॉट अलाउड? तो इसको क्या कर दें? ऐड कर दें। वालेकुम सर, बाइक निकाल लेते। ओके, नेक्स्ट जी। यार बीना एक अपार्टमेंट में रहती है जो कि उसके ऑफिस के ऊपर है, ठीक है, उसके ऑफिस के ऊपर घर है, समझ लो उसके ऑफिस के ऊपर घर है। 2/5 ऑफ द प्रॉपर्टी के खर्चे रिलेट टू अपार्टमेंट। प्रॉपर्टी के खर्चे दिए मैं सवाल में, देखो जरा, प्रॉपर्टी के खर्चे, प्रॉपर्टी के खर्चे सवाल में दिए हुए हैं माय डियर। कितने हैं प्रॉपर्टी के खर्चे बोलो यार? 4 लाख। प्रॉपर्टी के खर्चे बोलो 4 लाख। 0.5 में क्या बताया हुआ है? नहीं, उल्टा हो गया।
प्रॉपर्टी के खर्चे 3.5 लाख हैं। प्रॉपर्टी के खर्चे कितने हैं? 3.5 लाख। मैं एक लफ्ज बोलने लगा हूं, 2/5 ऑफ प्रॉपर्टी के खर्चे उसके अपार्टमेंट के हैं। अपार्टमेंट है दफ्तर के ऊपर, तो अपार्टमेंट से मुराद तो यहां मुझे घर लग रहा है। शी लिव्स, तो बता दो इसमें कितने पर्सनल खर्चे हैं? 2/5। तो 350 इंटू 2/5 नॉट अलाउड होंगे। कितना आया? 140। ये नॉट अलाउड होंगे। क्यों नॉट अलाउड होंगे? किसका खर्चा है? बिजनेस का खर्चा है, घर का। अदर एक्सपेंसेस ऑफ 260 पेड फॉर गोल्फ क्लब मेंबरशिप। इस पे इंशाल्लाह अगली क्लास में बात करेंगे। ओवर करो यार, और कोई न्यूमेरिकल होमवर्क में नहीं। अल्लाह हाफिज।